Hello, aspirants, and welcome to Chetan Bharat Learning. I'm Manvendra Singh Mangat, and in this session, we are going to discuss how to prepare polity, constitution, and governance subject for UPSC vis-a-vis other state public service examination. In this session, we will be discussing the understanding of the syllabus, not only the understanding of the syllabus, rather what are the recent trend जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके अलावा what should be the key sources and further what are the common mistake we must avoid. और इसी के साथ जानेंगे recent ईयर के अंदर प्रीलिम्स और मेंस के अंदर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस से किन एरियाज के अंदर ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, कोर एरियाज क्या हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करना है. सो लेट्स बिगिन with the very first thing, that is the syllabus. जैसा मैं अक्सर कहता भी हूं कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले आप एग्जाम को पढ़िए. एग्जाम को पढ़ने से मतलब है कि आखिर एग्जाम की आपसे डिमांड क्या है, और जो एक बेसिक डिमांड एग्जाम की आपसे है वो आपको पता चलेगी सिलेबस समझने के बाद. तो शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सिलेबस क्या है. अच्छा, इससे पहले भी अगर बिल्कुल बेसिक की बात की जाए तो अगर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो आपके जनरल स्टडीज के, अब ये चाहे यूपीएससी है चाहे आपके स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है जिसको पीसीएस एग्जाम कहा जाता है, तो जो 5 पिलर सब्जेक्ट हैं आपके जीएस के, नेमली हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, तो 5 पिलर सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है जो प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों में ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है. We begin with the very first thing, the very first stage, that is the prelims. If we go by the syllabus of prelims, standard यूपीएससी में इसको यूज कर रहा हूं, सो बहुत ज्यादा यहां पर डिटेल नहीं है सिलेबस, रादर रेफरेंस पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको कीवर्ड मिलते हैं विद द टाइटल दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. सो जो कीवर्ड है उसमें गवर्नेंस भी यूज किया गया है. आगे हम देखेंगे पिछले 10 सालों के ट्रेंड में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन गवर्नेंस से पूछे गए हैं. नाउ गवर्नेंस इज द प्रैक्टिकल विजिबल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं. अब इसमें कई बार आरटीआई, सिटीजन चार्टर या फिर गवर्नमेंट के प्रोग्राम स्कीम से भी रिलेटेड जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते ही. देन इसी टाइटल को आगे डिफाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, देन द पंचायती राज विच इज अगेन the part of constitution, then public policy, whatever policies formed by the government, and further rights issues primarily based in fundamental right philosophy of the constitution. So कीवर्ड्स तो कुछ ही यूज किए गए हैं और ये कोर एरिया भी होने वाला है, लेकिन एज सून एज दे हैव यूज्ड 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, hence entire constitution become relevant for our एग्जाम प्रिपरेशन. हालांकि ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सारे आर्टिकल हमें रटने होंगे, लेकिन प्रोमिनेंट पार्ट हमें कवर करना होगा. इसके अलावा एज सून एज दे यूज वर्ड गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशन है कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स. तो याद रखें, लार्जली इफ आई टॉक अबाउट जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है फॉर प्रीलिम्स, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे जाएंगे और इसके अलावा गवर्नेंस में खासकर करंट अफेयर को रिलेट करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे. जैसे मैं 2025 के ही प्रीलिम्स की बात कर लूं, अगर मैं कोर पॉलिटी की बात करूं, इट्स अराउंड 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन इन वर्बैटिम लार्जली एमिनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इट्स इम्प्लीकेशन. और इसके अलावा जो आगे 6-7 सवाल पूछे गए हैं, जैसे पीएम सूर्यघर बिजली योजना के ऊपर है या किसी और एग्जाम के ऊपर है, तो वो ज्यादातर है पॉलिटी से रिलेटेड लेकिन करंट अफेयर बेस्ड होके आए हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है फॉर दी प्रीलिम ओरिएंटेशन. अब इसी पर मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूं जो अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी प्रिपरेटरी स्टेज पर हैं. तो अगर आप पॉलिटी सब्जेक्ट को हैंडल करना चाहते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज proper understanding, proper foundation building of the constitution, its concept coupled with the facts as well. तो पहला काम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर करना चाहिए. उसके सोर्सेस क्या होंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. नाउ वी कम टू सिलेबस को ही थोड़ा और डीप अंडरस्टैंडिंग देखते हैं. जैसे मैंने ये पहला स्टेप अभी कहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए.
तो जैसे कोई भी स्टैटिक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट कैन बी फंडामेंटल राइट, फॉर एग्जांपल दैट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फेडरलिज्म दैट कंटेन्स सेंटर स्टेट रिलेशंस, और द लोकल गवर्नेंस कंप्राइज्ड ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। तो इन सभी स्टैटिक टॉपिक्स के आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और इसके साथ साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी याद होनी चाहिए। जैसे लोकल गवर्नेंस है, तो लोकल गवर्नेंस जब पंचायती राज स्टैब्लिश की गई तो कौन सी अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट 1992 के थ्रू स्टैब्लिश की गई है। तो इस तरीके के फैक्ट्स भी आपको अपने कॉन्सेप्ट के सपोर्ट के लिए याद रखने होंगे। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड होता है। लेकिन जब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो सिर्फ स्टैटिक पर नहीं है, जैसे मैंने कहा करंट अफेयर का एमलगेशन उसके अंदर है। तो फिर इन सारे ही टॉपिक्स को आपको अपग्रेड करना होता है विद द करंट अफेयर्स दैट कैन बी लाइक रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, या फिर हैवीली इन्वॉल्व होती हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनकी इंप्लीकेशन को बदल के रख देता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, या उसको बाईपास करने के लिए आ जाते हैं पार्लियामेंट्री एक्ट्स। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर का पैनल होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन इसी जजमेंट को बाईपास करने के लिए पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आता है जिसमें पैनल दिया गया है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड देन अ यूनियन मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय पीएम। अब ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, आर्टिकल 324 में इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट। तो आपको स्टैटिक को करंट अफेयर से भी अमलगमेट करना होगा। देन इट कम्स टू लाइक recent trend, most recent trend, that is more application based questions, like अगर ए सिचुएशन हो रही है तो बी सिचुएशन के ऊपर क्या असर होने वाला है, या फिर जैसे प्रेसिडेंट की अगर ऑर्डिनेंस प्रोमुलेशन पावर है तो उस ऑर्डिनेंस प्रोमुलेशन पावर के बाद आखिर रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या वो किसी सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है, क्या वो फंडामेंटल राइट अब्रिज कर सकता है, या फिर क्या उसको रेट्रोस्पेक्टिवली हम लागू कर सकते हैं। सो 3 स्टेजेस में समझिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। सबसे पहले एक पुराना तरीका था जब सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक सवाल पूछ लिए जाते थे। अब उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछे जा रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरा ट्रेंड ये आया कि स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर पूछा जाने लगा, एक ही क्वेश्चन में अमलगमेट करने लगे। और उसके बाद रीसेंट ट्रेंड ये है, स्टैटिक भी है, करंट अफेयर भी है, और उसके साथ साथ उसकी इम्प्लीकेबिलिटी क्या है, उसकी ऑपरेशनैलिटी क्या है, उसको भी क्वेश्चन में डाला जा रहा है। पॉलिटी गवर्नेंस के मिक्सचर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। अब इन तीनों चीजों को करने के लिए आपके की सोर्सेज, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो हियर इट कम्स दैट वेरी फर्स्ट थिंग, आपका फाउंडेशनल बेस अभी भी स्ट्रॉन्ग करेंगी एनसीईआरटीज। तो देखिए, अगर आपका बिल्कुल कभी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से कोई टच नहीं रहा है और बिल्कुल ही अलूफनेस है, और आपको पॉलिटी की एबीसी भी नहीं पता, पर इसको ओपनली कबूल कर लेना चाहिए कि भाई पहले नहीं पढ़ा तो नहीं पता, तो फिर एनसीईआरटी आई वुड सजेस्ट आप 9th और 10th की एनसीईआरटी भी उसके अंदर शामिल करें। लेकिन अगर, क्योंकि पॉलिटी का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मीडिया, सोशल मीडिया के रास्ते भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ही लेते हैं, और उतनी अलूफनेस जो बाकी सब्जेक्ट से हो सकती है पॉलिटी की नहीं होती है। तो फिर यहां पर आप क्या करें कि आप क्लास 11th की एनसीईआरटी जरूर कवर करें। तो अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच एबीसी, 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कुछ बेस प्रिपेयर है, तो फिर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यहां से अपने बेस की शुरुआत कर सकते हैं। और फिर इसको हम सप्लीमेंट करेंगे, ऑगमेंट करेंगे विद स्टैंडर्ड बुक्स। अब स्टैंडर्ड बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज मिल जाएंगे। सो लक्ष्मीकांत इज अ वेरी फेमस बुक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग जो लॉ बैकग्राउंड के होते हैं वो कहते हैं लक्ष्मीकांत से ऊपर जाके डीडी बासु फॉलो कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट फॉर प्रीलिम्स पर्पस आप लक्ष्मीकांत पर रिलाय कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बेहतर नोट्स नहीं है तो। हाँ, यहाँ पर मैं आगे पिटफॉल में बात करूंगा। सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पर ही नहीं भरोसे उसके बैठे रहना है, बल्कि स्टैंडर्ड बुक को कोशिश करें सप्लीमेंट करने की विद करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए, तो करंट अफेयर्स के लिए प्लीज गो बाय न्यूज़पेपर। लाइक आई हैव रिटन इंडियन एक्सप्रेस, बट अगर आप चाहें तो कोई भी अच्छा नेशनल न्यूज़पेपर, दैट कैन बी द हिंदू, वो आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट आई वांट टू से दैट पॉलिटी इज नॉट अ डेड सब्जेक्ट। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल आपके सामने घट रहा होता है, ना सिर्फ घट रहा होता है बल्कि वो आपको आपके नियर एंड डियर वन को इफेक्ट भी कर रहा होता है। पार्लियामेंट जो भी लॉस पास करती है लोगों को इफेक्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट की स्टैब्लिशमेंट वायलेशन सीधा सीधा हम ही को इफेक्ट कर रही होती है, सोसाइटी को ही इफेक्ट कर रही होती है। सो अल्टीमेटली ये एक लाइफ सब्जेक्ट है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट को सिर्फ बुकिश बना के ना पढ़ें। जब तक पॉलिटी में आपने जो पढ़ा वो आपको सोसाइटी में होता हुआ अगर नजर नहीं आ रहा है, तब तक ना तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा आएगा और ना ही आप इसकी इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे, मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि कई बार वो स्टैटिक पे ना सीधा जो हुआ है कि महाराष्ट्र में कोई घटना घट गई है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा में ये हुआ है, आप इसको आंसर कीजिए। सो अपार्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस या न्यूज़पेपर, यू कैन यूज लाइक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्योंकि उस पर आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट क्या कर रही है। इसके अलावा PRS इंडिया, legislative.org, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आपको बिल्स, एक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो रिलायबल सोर्सेज से आप ऑगमेंट करें करंट अफेयर को। यहां तक की थीम ये है, बेसिक के लिए आप NCERT यूज करें, उसके बाद आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक यूज कर लें और फिर उसके ऊपर आप करंट अफेयर ज्यादा रिलाय करें। बुक्स के बारे में मैं खासकर कहना चाहता हूं कि अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि एक सब्जेक्ट के ऊपर 5 डिफरेंट किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब को रिवाइज कीजिए, उसकी 5 रिवीजन दीजिए। और पॉलिटी में तो खासकर 5 डिफरेंट किताबें पढ़ के आपका इतना एनरिचमेंट नहीं होगा जितना एक किताब को बार बार पढ़ के और उसके ऊपर करंट अफेयर की अमलगमेशन से होने वाला है। एंड फर्दर दैट previous year questions. It is called that practicing the previous year question is the key to decode the civil service examination. तो यहां पर रिपीटेड थीम्स भी आपको नजर आएंगी, जैसे हम आगे बात भी करेंगे फंडामेंटल राइट, BPSP, पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। तो समराइज करें अपनी स्ट्रैटेजी को। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, गो विद द NCERT, उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाइए, स्टैंडर्ड बुक्स रखिए और फिर उसको करंट अफेयर से अमलगमेट कीजिए एंड फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करते रहिए। एंड देन वी मूव टू द कॉमन पिटफॉल्स, वो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। सो पहली मिस्टेक है यहाँ पर ओवर रिलायंस ऑन द स्टैंडर्ड बुक अलोन। देखिए, मैं बिल्कुल डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक किताब की, साथ में लक्ष्मीकांत साहब की। जो लक्ष्मीकांत की किताब है बेसिकली, अब बहुत बार ये होता है कि एक सिनोनिम से बना लिया गया है। कोई भी स्टूडेंट है वो कहेगा मेरी पॉलिटी प्रिपेयर है, तो उससे सवाल पूछा जाता है लक्ष्मीकांत कवर कर लिया नहीं कर लिया। अच्छी किताब है, जरूर कवर कीजिए, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड बुक है। लेकिन सिर्फ एक किताब कवर कर लेने से ही क्या मेरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है? जवाब है नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं, प्लीज इंटीग्रेट इट विद करंट अफेयर्स। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर होने के चांसेस कम है, इवन इन प्रीलिम्स, लीव अपार्ट द मेन सिस्टम। देन डू नॉट इग्नोर गवर्नेंस स्कीम। कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं सर गवर्नेंस स्कीम वाला चैप्टर जो इंडिया ईयर बुक से या कहीं से हम कवर करते हैं सर बहुत बोरिंग है, ये याद नहीं रहता है, कंफ्यूजिंग है। प्लीज डू नॉट इग्नोर स्पेशली इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी सम स्कीम ऑफ E-गवर्नेंस, मिशन कर्मयोगी एंड सो ऑन। तो स्कीम्स को जरूर इंटीग्रेट करें। और साथ ही मिसिंग द एनालिटिकल प्रैक्टिस, मतलब के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने सॉल्व किया और जितने भी नंबर आए वो देखे और आगे बढ़ गए। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जरूर ये चेक करें कि आपके कौन से सवाल गलत हो रहे हैं, और उसके पीछे जाके भी ये चेक करें कि आखिर वो मिस्टेक्स आप क्यों कर रहे हैं, ताकि पॉलिटी में चैप्टर वाइज आपको अपनी वीकनेस टाइमली पता लगे और टाइमली आप उसको करेक्ट कर सके। अब ये तो हुआ एक जनरल अप्रोच हमारी, जिससे हम पॉलिटी को कवर करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि सर इसके अंदर आखिर कोर एरिया क्या है। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टिपिकल चैप्टर्स होते हैं जिन पर सवाल हर साल पूछे ही जाते हैं, कम से कम उनको छोड़कर तो क्वेश्चन पेपर नहीं तैयार होने वाला। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, this is the analysis of past 10 years UPSC. Now, if we go by this chart, so पिछले 10 सालों में लगभग
175 सवाल 175 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी सेगमेंट से। अब इसमें अगर आप मेजॉरिटी क्वेश्चन देखें, गवर्नेंस एरिया से आए हैं 28 क्वेश्चंस, और इसके अलावा पार्लियामेंट से आए हैं 25 क्वेश्चन, एंड मेजॉरिटी देन फर्दर मेजॉरिटी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से आए हैं 25 क्वेश्चंस। तो अगर मैं इन 25, 25, 28 को बना, इनको हम ऐड कर लें, तो 75 प्लस क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ 3 एरिया से आ रहे हैं। और इसके आगे अगर हम कुछ ऐड करें तो फिर सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे 10 क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पर 11 क्वेश्चन है, जुडिशरी से 9 क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें कि सारे चैप्टर्स में से इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चन सेम नहीं है, तो फिर किस तरह से हमारी स्टडी में सारे चैप्टर्स के लिए इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सिर्फ चार या 5 चैप्टर पढ़ें और बाकी को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, कवर सारा कुछ करना है, लेकिन इन कुछ खास चैप्टर्स की, नेमली द गवर्नेंस सेगमेंट, द पार्लियामेंट, द फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज, salient features, then judiciary, alongside the center state relation as well. इन सेगमेंट पर ज्यादा कमांड क्रिएट कीजिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आंसर माइनिंग ज्यादा होने वाली है। तो हम अक्सर कहते हैं स्टडी हार्ड बट स्टडी स्मार्ट। जैसे अभी शशि थरूर साहब गए हुए हैं बाहर फॉरेन डेलीगेशन पे, उनका भी एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, दैट इंडिया शुड हिट हार्ड बट हिट स्मार्ट अबाउट द पाकिस्तान। सेम लाइज हियर, स्टडी हार्ड बट स्टडी स्मार्ट। तो आपको कुछ चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस रखना होगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज्यादा या प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व करने होंगे। देन वी मूव टू द पॉलिटी फॉर यूपीएससी मेंस। सबसे पहले जब हम मेंस की तैयारी शुरू करते हैं और किस तरह से डिफरेंट हो जाती है प्रीलिम्स की तैयारी से, तो एक तो है सिलेबस। पहली बात, यहां पर सिलेबस ज्यादा डिटेल में डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि ये सब आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, पहले भी इससे रिलेटेड आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में डिटेलिंग ज्यादा है, पहले सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। सो इट कम्स विद दैट, सबसे पहले पेपर 2 का नाम ही आप देख लें, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एक सेगमेंट हम यहाँ से अलग कर देते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो इट कम्स विद अराउंड 50 क्वेश्चन। जो ट्रेंड है पिछले 5-7 सालों का, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2 क्वेश्चन 10 मार्क के और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो अराउंड 50 क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। रेस्ट जो आपके 200 मार्क्स, जीएस पेपर 2 कंप्राइज ऑफ 250 मार्क्स, तो इसमें से 50 मार्क्स आप आईआर के बाहर निकाल लें, रेस्ट 200 मार्क्स comes from governance, constitution, polity, and social justice. So this is the heavy reliance upon the polity, constitution, and governance. So it comes with pehla, Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions, and basic structure. This is about the salient feature of the Constitution. Then function and the responsibility of union, state, issues and challenges pertaining to federal structure, devolution of power and finances up to local levels and challenges therein. इसमें आप बेसिकली सेंटर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इसके अलावा आप स्टेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर डिटेलिंग ज्यादा होनी है। देन separation of power between various organs, dispute redressal mechanism and institutions. It's basically intergovernmental relations, legislature versus judiciary, judiciary versus executive, and so on. Then parliament and state legislature. आप सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पावर्स। देन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, अगेन डिटेलिंग ऑफ द थिंग। फर्दर सेलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यहां से खासकर गवर्नेंस वाला एरिया शुरू हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है हमारे पास, जिससे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, उसकी डिटेल प्रोविजनिंग करनी है। प्रीवियस ईयर में मल्टीपल बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है, कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं जो एक्ट से बनी हैं, और इसके अलावा कुछ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी जैसे होते हैं ट्रिब्यूनल्स, उनके बारे में पढ़ना है। और ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर बेस्ड, कोई इनमें से बॉडी जो करंट अफेयर में रही हो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा।
देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट, सरकार विकास के लिए जो भी कर रही है उसके ऊपर सवाल आएंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस और डेवलपमेंट इंडस्ट्री में खासकर रोल एनजीओस का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का और वेरियस अदर ग्रुप्स का, दैट मे बी प्रेशर ग्रुप्स for the welfare scheme for vulnerable section of population. A vulnerable section of population that can be gender based, that can be caste based, that can be religion based, that can be region based. तो सरकार डिफरेंट वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्या स्कीम लेके आ रही है उसके ऊपर सवाल आएंगे। जैसे अभी सरकार ने अनाउंस भी किया है कि कास्ट सेंसस के लिए अब सरकार अलाउ कर रही है, तो हो सकता है कास्ट सेंसस के ऊपर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाए। Further, it comes with issues relating to development and management of social sector like health, education और human resource। जैसे पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे रिपीटिंग एक थीम पकड़ी जा रही है, जेंडर इंक्लूजन, पोवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से रिपीटेड सवाल पूछा जा रहा है। Further, it comes, as I said, poverty and hunger issues. Then important aspect of governance like transparency, will be understanding RTI, accountability, e-governance, e-governance के different models, उनके पोटेंशियल क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सक्सेस क्या है, इस सब के ऊपर सवाल आएंगे। और साथ ही रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। देयर इज अ फेमस सेइंग that democracy in a developing country like India is a vehicle for development or an obstacle for development। तो इस तरह के इश्यूज हम टैकल करते हैं इन दी पेपर 2 ऑफ जीएस इन द मेंस एग्जामिनेशन। बेसिकली इसमें से काफी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमाइस से आ रही हैं, बट गवर्नेंस एस्पेक्ट में यहां पर ज्यादा डिफाइन किया गया है। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर बेस होकर आते हैं। तो यहां पर क्या करना है, सोर्सेज आपको ज्यादातर वही रखने हैं जो आपने पहले रखे हैं। मैंने इंटीग्रेटेड सोर्स बताया, इस पर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ चुके होंगे, स्टैंडर्ड बुक कवर कर चुके हों, उनकी रिवीजन चाहिए। और जब हमें गवर्नेंस हैंडल करना है तो मोर एंड मोर इट इज करंट अफेयर एंड एप्लीकेबिलिटी बेस्ड थिंग। लाइक न्यूज़पेपर से सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, न्यूज़पेपर से और स्टैटिक इंफॉर्मेशन से फिर हमें अपने एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी है, ताकि हम उस सारी नॉलेज की इम्प्लीकेशन पार्ट को भी अच्छे से हैंडल कर सकें। लेकिन मेंस में एक खास चीज हो जाती है, दैट इज अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस करना चाहता हूं कि मेंस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करें। 50-50 गेम है, 50% अबाउट योर स्टडी, 50% अबाउट योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। याद रखिए, आपने ढेर सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली, लेकिन अगर आप उसको कंफर्टेबली और इफेक्टिवली पेपर पर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर वो नॉलेज आपके पास रह जाएगी, पेपर चेकर तक नहीं पहुंचेगी, बदले में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दिस स्टडी इज नॉट अबाउट बिकमिंग स्कॉलर, दिस इज टू बी एन ऑफिसर एंड यू हैव टू परफॉर्म टू बिकम एन ऑफिसर। तो परफॉर्मेंस कैसे होगी, जब आप बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। वो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, लेकिन इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। क्या हो सकता है कुछ बेसिक थिंग अगर आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं? तो सबसे पहले किसी भी आंसर को, वो चाहे 150 वर्ड का है, 250 वर्ड का है, 3 सेगमेंट में जरूर बांटिए। एक आप अच्छा डिसेंट इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बॉडी पार्ट में जो भी क्वेश्चन का की एरिया आपसे पूछा गया है उसके रेलेवेंट आंसर लिखें, और फिर क्वेश्चन को या अपने आंसर को एक कंक्लूजन दीजिए। यहां पर खासकर ये रखिएगा याद कि आपको रेलेवेंट आंसर राइटिंग करनी है, इररेलेवेंट आपको बिल्कुल नहीं लिखना। खासकर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली थियरी फॉलो नहीं करनी है कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। यहां पर वर्ड लिमिट की गेम है। शुरुआत में आप चाहें अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में वर्ड लिमिट फॉलो ना करें, लेटर ऑन टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट दोनों आप फॉलो करेंगे। तो रेलेवेंट लिखने की कोशिश करें, रेलेवेंट एग्जांपल्स दीजिए, रेलेवेंट आर्टिकल्स कोट कीजिए, रेलेवेंट करंट अफेयर कोट कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज हाईली हाईली नेसेसरी फॉर मेंस प्रिपरेशन। देन हाई वेटेज टॉपिक क्या है? तो पिछले हम अगर कुछ सालों का एनालिसिस करें तो मेंस के अंदर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी हुआ है, 2-2.5 साल तो उसी को करंट अफेयर समझ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन राइट्स इश्यूज के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे अफस्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, माइनॉरिटी राइट्स। तो
इन सब राइट्स इश्यूज को, राइट टू प्राइवेसी, इन सबको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो सदाबहार टॉपिक है ही मेंस में पूछे जाने के लिए। नाउ दिस अबाउट द मेंस। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटी इन यूपीएससी इंटरव्यू। अब ये मत कहिएगा कि सर पहले प्रीलिम्स हो जाने दीजिए, मेंस हो जाने दीजिए, फिर इंटरव्यू की बात करेंगे। जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट। देखिए, हालांकि ये एस्टैब्लिश ट्रूथ है दैट इंटरव्यू इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं तो बोर्ड को ये पता है कि जो कैंडिडेट उनके सामने बैठा है ये प्रीलिम्स भी क्लियर करके आया है, मेंस भी क्लियर करके आया है। तो भाई इसको नॉलेज भी है, ये इंटेलिजेंट भी है, तभी तो यहां तक पहुंचा है। तो इंटरव्यू में क्या चेक हो रहा है? इट्स मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। बट स्टिल एट द एंड ऑफ डे, आखिर ये इंटरव्यू किस जॉब के लिए है? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए है, गवर्नेंस जॉब के लिए है। तो जाहिर सी बात है गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो क्या हो सकते हैं यहाँ पर? जैसे ज्यादातर होते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ फैक्ट फाइंडिंग आपसे नहीं की जाएगी। तो ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज योर ओपिनियन अपॉन कलीजियम सिस्टम, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द डिके ऑफ पार्लियामेंट्री ethos in our parliament, in your opinion what are the causes of rampant corruption in this country। ज्यादातर यहां पर होंगे या तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर बेस्ड। कई बार तो सुबह के न्यूज़पेपर में जो पॉलिटी की खबर आई होती है फ्रंट पेज पर, वही इंटरव्यूअर पूछ लेता है। तो कुछ डिजिटल एक्ट आया है, प्राइवेसी एक्ट आए हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट आए हैं, इस तरह के करंट अफेयर जिस साल में भी आप जा रहे हैं तब अगर कुछ इस तरह का करंट अफेयर है उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो अभी का रीसेंट ट्रेंड है पिछले कुछ सालों का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जैसे एथिक्स और पॉलिटी को कंबाइंड करके सवाल पूछना। जैसे गवर्नेंस में एथिकल बेस क्या है, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस के ऊपर सवाल करना। जैसे क्या जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस हैं उनको हमेशा के लिए इलेक्शन में बैन कर देना चाहिए? क्या ओपिनियन है आपकी? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इंटरव्यू में जो आपने पॉलिटी गवर्नेंस से सीखा है उस पर आपकी खुद की ओपिनियन क्या है, आपका एनालिटिक्स क्या कहता है, आपकी इंप्लीकेबिलिटी क्या होता है, उस पर भी प्रोमिनेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो आखिर ये वाला पार्ट डिस्कस करने की वजह क्या है? जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप अपने फाउंडेशन पे काम करें, अच्छे से एनसीईआरटी कवर करें, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करें, न्यूज़पेपर्स ओपिनियन बनाएं, और जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ रही हो एनालिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग डेवलप कीजिए। फिर से याद करा दूं, पॉलिटी इज नॉट अ डेड सब्जेक्ट। जब तक इसको आप लाइवली नहीं जी रहे होते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी इंप्लीकेबिलिटी आपको सामने दिख नहीं रही होती है, उसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन बिल्ड नहीं करते हैं, तब तक एग्जाम में भी बेहतर नंबर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ओपिनियन बेस्ड सवाल सिर्फ पॉलिटी में नहीं, या इंटरव्यू में नहीं, सॉरी, वो आपके मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। So let's conclude our discussion with points to take care. सबका conclusion क्या है? The very first point, it is more and more about your study at the first place। क्योंकि आप स्टडी करेंगे, अच्छी फाउंडेशन, और फिर उस पर अपना बिल्डअप करेंगे, तब हम कहीं ओपिनियन और एनालिटिक्स पे पहुंचेंगे। तो continuous study with perseverance and continuous revision. Multiple revision is the key for the success. Second thing, resources। प्लीज आप अपने resources बहुत लिमिटेड रखिए। जैसे मैंने जरूर कहा है कि एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, उसके ऊपर आपकी हो सकता है करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर तो करना ही करना है, आप योजना जैसी या कुरुक्षेत्र जैसी कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो और इंटरनेट के कुछ सोर्सेज यूज कर रहे हो, लेकिन कोशिश करें इनको लिमिटेड रखें। और एट द एंड ऑफ डे, जैसे मैं आगे बात करूं नोट्स की, तो प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स। आपके कोचिंग के अच्छे नोट्स हो सकते हैं, आप उसमें भी कुछ ना कुछ अपनी इंटरवेंशन जरूर करें। सो बेसिक थिंग इज दिस कि एक तो जब आप खुद से अपने नोट्स बनाते हैं, वो आपका अपना प्रोडक्ट होता है, ज्यादा टाइम तक आपको याद भी रहेगा। और खासकर कोशिश करें क्रिस्प नोट्स जरूर बनाएं। जैसे आपके पास बुक है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, उससे अपने क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, ताकि जब भी आप एग्जाम के पास जा रहे हो, वेदर इट इज प्री और द मेंस, आप एक क्विक रिवीजन उससे दे सकें। एंड देन प्लीज एंगेज इन डिस्कशंस, open up about what you study, what you observe in the political arena। तो अगर आपका कोई पीयर ग्रुप है, अगर आपका कोई मेंटोर है, अगर आप कहीं क्लासेस में जाते हैं, आपके कोई टीचर हैं, तो उनसे कंटिन्यूस इंगेजमेंट रखिए अबाउट द इश्यूज विच इज हैपनिंग।
लेकिन मैं ये कह दूं कि ग्रुप स्टडी के नाम पे प्लीज सारा दिन सिर्फ चाय की टपरी पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. इट मस्ट बी प्रोडक्टिव discussion, study based discussion, not the gossip or the social media discussion. And finally, be vigilant. ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना करंट अफेयर की एडिशन के अधूरा रह जाएगा. तो जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं करंट अफेयर के अंदर, उसको जरूर रिलेट करना है अपने स्टैटिक पार्ट से. इसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस इन द कमेंट सेक्शन. वहां पर आप अपने सवाल लिखें, हम उसको एड्रेस जरूर करेंगे. दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.